देखिए बच्चों, एक स्माइल होमवर्क की वर्कशीट हमारी आई हुई है, और देखो स्माइल पे जो भी होमवर्क आएगा या स्माइल पे जो भी क्विज आएगा वो हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरीके से हो सकता है कि जैसे इस साल 17 अंक कॉपी में होमवर्क के आधार पर दिए गए, तो अगर कोरोना का फेज खत्म नहीं होता है, क्योंकि उम्मीद तो है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो शतरंज का जो बेस है वो फिर से अगर यही रहा तो ये सारी चीजें काम आएंगी, इसलिए इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज जो वर्कशीट आई है 29 जुलाई 2021 को फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स पर आधारित ये वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। उन पांचों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी प्रश्न है, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, 10-15 मिनट में ये वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स की विमा लिखिए, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं, ई डॉट डी एस होता है। ई यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की का मात्रक न्यूटन। विक्रम जी थोड़ी देर बात करता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और डीएस का जो मात्रक है वो होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलाम में ये जो कूलाम है ये आवेश है, और आवेश का एक और मात्रक हम सब जानते हैं, वो होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो आपके पास में एग्जैक्ट मात्रक हो गया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पेयर इंटू सेकेंड। अब चूंकि अपने को डायमेंशन यानी कि विमा निकालनी है, जो इसका यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पेयर इंटू सेकंड हो गया है। हमको इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो न्यूटन जो है वो फोर्स यानी बल का मात्रक है, और बल की यानी फोर्स की जो डायमेंशंस होती है यानी कि विमा होती है वो होती है m1 l1 t-2। ठीक है। और एम्पियर यानी कि विद्युत धारा करंट की जो डायमेंशंस हैं, विमा है, वो हो गई a1। सेकंड यानी टाइम, टाइम की हो गई t1। और एम स्क्वायर, एम यानी कि लेंथ है, मीटर है, लेंथ के लिए एल, और स्क्वायर है तो ये हो गया एल स्क्वायर। अब अगर हम इस A1 T1 को ऊपर की तरफ लेकर के जाएं, A1 T1 को ऊपर की तरफ लेके जाएं, तो आपके पास में आ जाएगा M1 L1 T-2 इंटू A-1 T-1 और L2। अब ये देखो L और L इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो जो घात है वो आपस में गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस यानी आधार अगर समान हो तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो आपके पास में आ जाएगा M1 L1 + 2 3, और टी में भी ऐसा ही होगा, ये टी की पावर -1 और टी की पावर -2 दोनों ऐड हो जाएंगी, तो टी की पावर -3 हो जाएगा, और A-1। तो विमा आपके पास में इसकी जो डायमेंशन है वो आ गया M1 L3 T-3 A-1। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका डायमेंशन वाला, जो विमा वाला है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि आप, मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं भी समझाता तो भी आप आसानी से इसको कर सकते थे, मुझे पूरी उम्मीद थी आपसे। और कई बच्चों ने, कुछ बच्चों ने करके भेजा भी है मुझे एडवांस में ही। तो जैसे एक बच्चे ने भेजा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद राहुल तेली ने मुझे भेजा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस बच्चे के लिए कि उसने याद भी दिलाया और बिना किसी हेल्प के उसने सॉल्व किया है, तो इसका मतलब वो अच्छे से क्लास अटेंड कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, विद्युत फ्लक्स के एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखिए, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो अभी अभी हमने देखा कि जो मात्रक है वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एक मात्रक तो, एक यूनिट तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एक यूनिट अपन इसका और निकाल सकते हैं, न्यूटन। ये जो मीटर है, मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, ठीक है, अपॉन कूलम। और ये जो न्यूटन इंटू मीटर है ये जूल के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो जूल। आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर जूल, नीचे कूलाम था और एक ये मीटर। ये जो जूल बटा कूलाम है, जूल अपॉन कूलाम है, ये वोल्ट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास में नया जो यूनिट है वो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इस तरीके से इसका एक यूनिट तो अपने पास में आ गया, एक मात्रक तो आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक अपने पास में आ गया वोल्ट इंटू मीटर। ये जो मात्रक है, ये जो यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पर भी निकाले हुए हैं, देख सकते हैं आप, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में मीटर को मीटर इंटू मीटर लिखा है, और बाद में न्यूटन इंटू मीटर को हमने जूल लिखा हुआ है।
जूल बटा कूलाम वोल्ट के इक्वल होता है, इसलिए ये हो गया वोल्ट इंटू मीटर। अब अगर यही सीजीएस मात्रक चाहिए, आपको सीजीएस यूनिट चाहिए, तो बहुत आसान है, जो हमने लिखा था उसको मैं वापस लिख देता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, सॉरी कूलाम इस पर लिख दिया बाई मिस्टेक, कूलाम। तो न्यूटन जो है वो फोर्स का यानी कि बल का मात्रक है, बल की यूनिट, फोर्स की यूनिट है। तो इसकी जगह अगर अपन इसका सीजीएस यूनिट लें तो न्यूटन की जगह अपने पास में आ जाएगा डाइन। ठीक है, डाइन। और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कूलाम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलाम। मैंने शॉर्ट में एससी लिख दिया इसको, स्टेट कूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम। जो इस तरीके से हम इसका सीजीएस और एमकेएस यूनिट यानी मात्रक निकाल सकते हैं। कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, खैर कोई बात नहीं, जितना आप इससे समझ सकते हैं वो उतना इससे समझ लीजिए, बाकी मैं आपको मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार हमें सॉल्व करना, हालांकि क्वेश्चन ऐसे है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना बताए भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं मेरी तरफ से इन्हें सॉल्व करवा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स के अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए थीटा का मान बताइए। राइट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो फ्लक्स है फाई, उसकी वैल्यू होती है ई डॉट डी एस, और इस डॉट को यानी स्केलर प्रोडक्ट को आप खोलेंगे तो आपके पास में अदिश गुणा को आप खोलेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी क्वांटिटी में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का अधिकतम मान उस राशि को, उस वैल्यू के मान को अधिकतम बना देता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लेंगे तो जो इक्वेशन की वैल्यू है वो भी हमारे पास में मैक्सिमम आएगी, और मिनिमम वैल्यू लेंगे तो मिनिमम आएगी। लेकिन फ्लक्स की सिचुएशन में जो थीटा की मिनिमम वैल्यू है, फ्लक्स की सिचुएशन में नॉर्मली थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में होती है, हालांकि 90 से ज्यादा भी हो सकती है कुछ कंडीशन में, लेकिन नॉर्मली 0 से 90 के बीच में होती है। यानी थीटा 0 हो सकता है और 90 हो सकता है। अब अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालू तो कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1। अभिनव सेन माइक ऑफ करें, अभिनव सेन माइक ऑफ करें, अभिनव सेन माइक ऑफ करें। और cos 90 की जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, अभिनव सेन माइक ऑफ करें, अभिनव सेन। हाँ म्यूट कर रहा हूँ बेटा मैं। तो जो हम पढ़ रहे थे उसी पर हम आएंगे वापस से। तो जो मैं बता रहा था आपको, वापस से वहीं पर आता हूं कि E अपने पास में आया था फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम लोगे तो आपके पास में फ्लक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम आ जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम लोगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी मिनिमम आ जाएगी। अब कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो वैसे तो -1 होती है, लेकिन अपन एंगल 0 से 90 ले रहे हैं, और 0 से 90 के बीच में जो जो वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 0, यानी cos थीटा के अधिकतम मान कितना आ सकता है 1, और न्यूनतम कितना आ सकता है 0। अब 1 कब आता है? 1 तब आता है जब थीटा बराबर 0 हो, और 0 कब आता है? जब थीटा बराबर 90 हो। यानी कि थीटा बराबर 0 लोगे तो मैक्सिमम आएगा, और थीटा बराबर 90 लोगे तो मिनिमम आएगा। तो थीटा की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तो हमारे पास में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और अगर थीटा की वैल्यू हम 90 लेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम आएगी। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी 0 डिग्री पर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। और cos 90 में जो cos 90 की वैल्यू है वो 0 होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू इसमें कितनी आ जाती है 0, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है ई डी एस
कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू आपके पास में मिनिमम आ रही है। थीटा बराबर 0 पर मैक्सिमम और थीटा बराबर 90 पर मिनिमम। तो हमें पता चल गया कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू आती है और 90 डिग्री पर मिनिमम आती है, और यही चीज हमें इसमें निकालनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसके लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस यूनिट एरिया से, इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत गुजरेगी, उसे हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। अगर इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस में यूनिट सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये अंग्रेजी में भी क्यों बता रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में छपा हुआ आता है, और ये नियम है कि जब हिंदी और अंग्रेजी में कोई डिफरेंस हो तो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसे ही सही माना जाता है। तो एक दो क्वेश्चन है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 200 I प्लस 300 J कैप वोल्ट मीटर इनवर्स में स्थित क्षेत्रफल सदिश S बराबर 5 इंटू 10 की घात -3 J कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एरिया वेक्टर S इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ J cap meter square having electric field E is equals to 200 I cap plus 300 J cap volt into meter inverse। अब देखो बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। हम सब जानते हैं विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट ds। इसको E डॉट s भी लिख सकते हो। ठीक है, अब E की वैल्यू अगर अपन लिखे तो E की वैल्यू कितनी है, 200 I कैप 200 I कैप प्लस 300 J कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, और डॉट लगा करके फिर हमने S की वैल्यू रख दी। अब ये S की जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ J कैप, ये 200 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 300 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये 200 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में ये स्टेप आएगा 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और देखो 200 के साथ में आई कैप है और इस 5 इंटू 10⁻³ के साथ में क्या है, जे कैप। तो ये हो जाएगा आई डॉट जे। और ऐसे सेकंड स्टेप में हो जाएगा 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इसके साथ में जे कैप है और इसके साथ में भी जे कैप है, तो जे डॉट जे। अब देखो इसकी वैल्यू अपने को निर्माण है, इनका जो परिमाण, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos of theta where a and b is the modulus of a और b का परिमाण है ये b। तो अब देखो i डॉट j के लिए निकाल, ये तो हो गया अपने लिए a, ये तो हो गया अपने लिए a, ये हो गया अपने लिए b। एक का जो मॉडुलस है यानी परिमाण है वो है आपके पास में क्या आ जाएगा इनटू b का परिमाण भी 1 है, b का मॉडुलस भी 1 है, इनटू cos और थीटा। तो i x अक्ष को बताता है और j सॉरी जी होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देते हैं। cos 90 बराबर कितना होता है 0, तो 1 इंटू 1 इंटू क्या जाएगा आपके पास में 0, यानी आई डॉट जे की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। आप सकते हो एक और तरीका है, अदिश गुणा में वो सदिश जो एक के लंबवत होते हैं, those vector who have perpendicular to each other, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणा है वो हमेशा 0 होता है। और सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होते हैं, सदिश होते हैं, उनका जो अदिश गुणा होता है वो उनके परिमाण को यानी मॉडुलस को गुणा करने पर आ जाता है।
तो I डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है और J डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी आप निकाल सकते हो, देखो J डॉट जे उसी फॉर्मूले से, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो हम क्या कहेंगे A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब A की जगह आ गया आपके पास में 1, B की जगह आ गया 1 और कॉस थीटा, थीटा में J और J यानी दोनों ही y अक्ष है तो कौन हो जाएगा 0, कॉस 0 बराबर होता है 1, तो आपके पास में आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो आपके पास में ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ये मान जो है निकाल सकते हो। J डॉट जे का जो वैल्यू है वो जो J डॉट जे की जो वैल्यू है वो आपके पास में 1 हो जाएगी। तो I डॉट जे की वैल्यू 1 और J डॉट जे की जो वैल्यू है, J की वैल्यू 0 और J डॉट जे की वैल्यू 1 हो गया आपके पास में। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे तो पहला जो पहली जो मान है, पहला जो आपके पास में है 200 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, फर्स्ट टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म अपने पास में रह जाएगी। सेकंड टर्म में आपके पास में आ रहा है 1500 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर देखो जो इसके यूनिट है, मात्रक है, वो था वोल्ट अपॉन मीटर और इस तरफ था मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट इंटू मीटर रह गया, ये वोल्ट इंटू मीटर अपन ने लिख दिया। अब पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट को लास्ट में मान लेते हैं। इस पॉइंट को अगर अपन यहाँ लेकर के जाएं तो आपके पास में हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ तो ऑलरेडी है। पॉइंट को जितनी डिजिट लेफ्ट में लेके जाओगे उतना ही आपको इसमें ऐड करना है, उतना ही जोड़ना है। तो 1 2 3, 3 डिजिट लेफ्ट में लेके गए तो 3 जोड़ दो। -3 + 3 = 0, तो आपके पास में आ जाएगा 1.10⁻0 और 10⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो लास्ट वैल्यू क्या जाएगी 1.5 अपने पास में आ जाएगी। क्या 1.5, ठीक है 1.5 और जो इसका इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट में